हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक को पढ़ेंगे। तो संग्रह माने इकट्ठा करना एक साथ, जैसे हम घर में रखते हैं रसोई में, तो वहाँ से उत्पादन यानी उसको उगाने तक। तो नई नुओं का भोजन, नई नुओ है वो अपना पसंदीदा खाना खा रही है, चावल, स्क्वॉश, कद्दू, बीन्स और गोश्त यानी कि मीट। स्क्वॉश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था, और खाते खाते उसे अपने पिछले दिनों की स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाने की याद आ गई। तो बहुत ही मसालेदार था। तो ऐसा क्यों था? विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो धान को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए हम देखते हैं कि किसान जो है विशेष फसलों को विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं, हर जगह नहीं उगाई जाती है। और पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों यानी जानवरों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता यानी आसानी से जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि हमेशा तुमने पढ़ा है कि स्त्री पुरुषों ने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत, तो हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि दुनिया की जलवायु जो है बदलती रही है, आजकल भी आप देखते हैं बदलती रहती है। साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो भी बदलते रहे। तो लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने की जो वनस्पतियां हैं कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं, और गिरे हुए बीज अंकुरण कैसे होता है, कैसे उनमें शुरुआत होती है और उनसे पौधों का निकलना आदि, ये सब उन्होंने देखा। तो इस तरह से उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू करी और चिड़ियों और जानवरों से उनकी सुरक्षा करी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें, और इस तरह से धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे यानी कि किसान बन गए होंगे। तो इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को उन्होंने पालतू बनाया, कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कि जो उसका बहुत पुराने सबसे पहले जो था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, उनको खाना देने लगे, उनको धीरे धीरे उनके बच्चों को उन्होंने रखा होगा। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे, और अक्सर लोग जो थे दूसरे जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और धीरे धीरे मानव के पास हो गए और मानव जो था पशुपालक बन गया। तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो उन्होंने देखा कि कुत्ते भौंकते हैं किसी अन्य को, धीरे धीरे उन्होंने लगातार उसको देखा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सही रहेगा। तो देखिए बसने की प्रक्रिया, यानी कि जो लोग बसे एक जगह पर रहने लगे, तो वो कैसे हुआ? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से अलग होते हैं। तो इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में जब लोग पौधों या जानवरों का चयन करते हैं, चुनते हैं उनको, तो उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमार होने की संभावना कम होती है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को भार को संभाल सकें। और ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि उन्हें फिर से उगाने के लिए जो उनके गुण हैं, जो उनके अच्छे बड़े दाने हैं, वो सुरक्षित रह सकें। और उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, यानी लड़ने वाले नहीं होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि पाले गए जानवर, कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से भी धीरे धीरे अलग होते गए। मिसाल, उदाहरण के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो ये सूअर के दांत दिखाए गए हैं, ये जंगली सूअर का और ये पालतू सूअर का। तो जंगली जो था वो अपने खोदने की प्रक्रिया, अपने दांत का प्रयोग करता रहा, तो उसके दांत जो थे वो लंबे ही रहे, और जो घर का था वो उसने दांत को वो नहीं करा, तो ये दांत जो था उसका वो
फिर धीरे धीरे छोटा होता गया। तो जंगली सुअर जो है लगातार अपने दांतों का प्रयोग करता है, इसलिए उसके दांत उसी स्थिति में रही। तो ये बसने की जो प्रक्रिया थी पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से, यानी कि बसने के लिए लोग अलग अलग जगहों में गए तो उस दानों को या उन बीजों को वो ले गए। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो देखिए अनाज के उपयोग क्या क्या होते हैं। बीज के रूप में, खाने के रूप में, उपहार यानी दूसरे को गिफ्ट या उपहार देने के लिए, और भंडारण मतलब उसको एक संग्रह करने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए उसको रखते हैं ताकि फिर से उसका उपयोग कर सकें। तो एक नवीन जीवन शैली, यानी जो हमारा जीवन चलता है शैली, हमारी जीवन शैली है, तो एक नई जीवन शैली। तो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखोगे तो तुम देखोगे कि इसे विकसित होने में, बड़ा होने में कुछ समय लगता है ना। तो इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, उनकी सिंचाई करने, उनके जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने, और जानवरों से और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम उनके होने लगे उसमें। तो कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, यानी उसको एक साथ इकट्ठा रखने की। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो टो आएगा यहाँ पे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाकर उनका प्रयोग करते होंगे? तो शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले तो शायद नहीं करते होंगे, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने कृषि का विकास हुआ तो लोगों ने उसको इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे बर्तन या लकड़ी के बनाए थे। अब है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो खाद्य भंडार यानी कि खाने के हमारा जो एक स्रोत वहाँ पर से हमको मिलता रहता है। तो जानवर जो है बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। इन्हीं जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन की भंडारण का एक तरीका है। तो भोजन के लिए जानवरों से क्या क्या मिल सकता है हमें? तो भोजन के अतिरिक्त हमें जानवरों से बाल मिल सकते हैं, हड्डियों का प्रयोग हो सकता है उनकी, और उनकी जो गोबर होता है, और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज भी कई जगह जानवरों का उपयोग दूध के लिए और खाद के लिए और बालों के लिए होता है। तो आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो ये नक्शा है, देखिए इसमें नीले बिंदु दिख रहे हैं ना आपको। तो इन नीले बिंदु जो हैं हमें बताते हैं कि पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले, सबूत मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान, जो विशेष स्थान है, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया। और सबसे रोचक जो थे, इसमें जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी, और वैज्ञानिक जो है विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अभी नीचे तालिका है, तो इससे हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी यानी कि और जानवर मिले हैं। पूरा स्थल जो है पुराना मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। तो महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूँ और दलहन यानी कि दालों की वो मिले हैं। तो गुफक्राल आधुनिक कश्मीर।
गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी। पुर्ज होम आधुनिक कश्मीर। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिरांद आधुनिक बिहार। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश। तो जिन जगहों पर अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, यानी कि इससे और ज़्यादा स्थान भी हैं।